हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट 2, जो कि न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे, सर आपका वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं बट मिल नहीं रहा है। मैंने सोचा कि सारे क्यों नहीं, मैं एलिमेंट में उसमें सब एलिमेंट करके बनाता हूँ, तो क्यों नहीं सारे को मर्ज करके एक एलिमेंट कोई वीडियो देखे तो पूरा देखे। इस तरह का मैं सोच के एक पूरा कंप्लीट एलिमेंट जो है एक ही साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये खोजने में परेशानी नहीं होगी, और एक दूसरे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको और इजीली वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एलिमेंट 2, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जस्ट एलिमेंट 1 जो है कंप्लीट किया था। इसमें क्या क्या सीखेंगे, इसमें जो लर्निंग एलिमेंट है वो आपको गिव एन overview of the element of an occupational health and safety management system and the benefit of having formal certified system। तो सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ इसका कोई सर्टिफाइड या फॉर्मल या सर्टिफाइड अगर हो आपके पास सिस्टम, यानी कोई ऐसा सिस्टम हो जो किसी के द्वारा अप्रूव्ड हो यानी कि सर्टिफाइड हो, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। और डिस्कस द मेन ingredient of occupational health and safety management system that make it effective। और इसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे उसके बारे में देखेंगे कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरेंजमेंट, ये सब हम लोग इस पूरे एलिमेंट में देखेंगे। तो इसके टोटल 2 लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 2.1। इसमें 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, तो इसका फर्स्ट जो है हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट में क्या देखते हैं, द PDCA साइकिल। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो या कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो क्वालिटी का हो, इन्वायरमेंट का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो वो आपको PDCA पे ही काम करता है, यानी कि प्लान, डू, चेक, एक्ट पे ही काम करता है। ये डेमिंग साइकिल है। डेमिंग ने इसे खोज किया था, मतलब बनाया था। तो ये काफ़ी हर जगह इसी तरह से चलता है। और ये क्या है, ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट साइकिल है, जिसमें पी का मतलब होता है प्लान, डू का मतलब होता है डू यानी करना है, चेक का मतलब होता है कि डूइंग, किया उसको हम लोग चेक करेंगे। और एक्ट में क्या होता है कि हम जो गलत हुआ, जो हमने प्लान किया था, अगर वो नहीं हुआ तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये होता है प्लान, डू और चेक एक्ट का मतलब। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आप जानते हैं हम लोगों ने पिछले एलिमेंट में पढ़ा था कि ILO एक मैनेजमेंट सिस्टम देता है, तो उसमें उसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ILO जो रिकमेंड करता है उसमें ये उसके मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट जो है एलिमेंट पॉलिसी होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिट। तो ये सब तो देखेंगे तो एक तरह से पॉलिसी क्या है, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, डू करते हैं, चेक करते हैं। तो ये सब जो है PDCA पे ही ये भी बेस्ड है, बस इसके नाम अलग अलग हैं। आइए देखते हैं ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2001। इसका पॉलिसी जो है इसमें क्या कहता है, तो पॉलिसी कहता है एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, वो जब तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, यानी कि हम जो करना चाहते हैं हमें लिखना पड़ता है, रिटन में लिखना पड़ता है कि हाँ हम ये काम करना है, हमारा ये इंटेंशन है, हमारा इरादा क्या है इस फील्ड में करने का, यानी कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो हम उस पॉलिसी में मेंशन करते हैं और उसी के अनुसार आगे अरेंजमेंट बनाते हैं, उसके अनुसार लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आगे काम करते हैं। तो इस तरह से जो है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम अगर कुछ इंटेंशन कर लिया कि इस काम को करना है, और अगर उस काम को करने के लिए हम किसी को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो कैसे वो काम होगा। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना पड़ेगा लोगों को, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सभी लेवल को क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर हम देते हैं। और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में होता है कि
कि हम जो चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि हम 0 एक्सीडेंट गोल हमारा है, हमने पॉलिसी में सेट किया, या किसी को इंजरी नहीं होना है ऐसा हमने पॉलिसी में लिखा है, तो उसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए हमें तो कुछ अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि सबको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वर्क प्लेस में ऑब्जर्वेशन करवाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, जिससे कि हमारा वर्क प्लेस सेफ हो पाए। साथ में एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको रखना पड़ेगा, वो चेक करेगा, गाइड करेगा, लोगों को ट्रेनिंग देगा, एक्सटर्नल ट्रेनिंग करवाएंगे, ये सारा अरेंजमेंट। साथ में रिस्क असेसमेंट करवाएंगे, उसके बाद JSA बनवाएंगे, चेकलिस्ट लगाएंगे, ये सारा क्या है, अरेंजमेंट तो है। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग जो है डिटेल्स अरेंजमेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ऐसे मैनेज करेंगे। उसके बाद रिस्क असेसमेंट जो है ये क्या है कि कोई भी काम करने से पहले हम उसमें पता करेंगे कितना रिस्क है, उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे, यही जो है रिस्क असेसमेंट में आता है। उसके बाद जो है इवैल्यूएशन, यानी कि हमने जो अरेंजमेंट लगाया उसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करेंगे, या कहीं प्रॉब्लम है तो मेथड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, यानी कि इफेक्टिवनेस पता करते हैं कि ये जो है इसका इफेक्टिवनेस है कि नहीं। ऑडिट में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम चेक करते हैं, ये इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है, और इसमें मैनेजमेंट को चेक करते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसमें जो भी फाइंडिंग हुआ उसको हम इम्प्रूव करते हैं, और उसके बाद ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट चलते रहता है, यानी कि हम बार बार इस काम को रिपीट करते रहते हैं और इसको डेवलप करते रहते हैं जैसे जैसे समय बीतता है। तो ये जो है, अब आइए देखते हैं, हम लोगों ने ILO का देखा, इसके बाद ISO 45001 जिसको मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का है स्टैंडर्ड, जिसमें हम सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके भी जो एलिमेंट हैं एक्सटर्नल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका स्टार्ट होता है 4 से, यानी कि कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है 4.1 में एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। उसके बाद जो है स्कोप ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब ISO स्टैंडर्ड है जो कि इसके डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। और बीच में आता है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, और यहाँ से चालू होता है डू चेक, ये है प्लानिंग, यानी कि ये प्लान में आता है, ये सपोर्ट एंड ऑपरेशन ये डू में आता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये चेक में आता है, इम्प्रूवमेंट ये एक्ट में आता है। उसके बाद जो है इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से इसका PDCA साइकिल पर बेस्ड है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आप ISO 45001 के एलिमेंट्स के बारे में बताएं, तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। आइए एंड ऑफ द मॉड्यूल हम जानते हैं कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एलिमेंट्स देखते हैं ILO का। तो मैंने बताया था ILO को क्या है, मैं आपको उसके आंसर शो करता हूँ। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पॉलिसी, और उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एलिमेंट। आइए एलिमेंट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे पॉलिसी के बारे में। हमने जाना था पहले ही कि उसमें क्या क्या पॉलिसी में पार्ट्स होंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं कि क्या करना है हमें, और कौन करेगा और कैसे करेंगे, ये तीनों पार्ट उसमें होता है। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग होता है, और अरेंजमेंट, ये 3 सेक्शन होते हैं। आइए देखते हैं द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, द फाउंडेशन स्टोन
फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, फाउंडेशन स्टोन है, यानी कि यही पिलर है जो कि फिक्स करता है कि हमको हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह से मैनेज करना है। और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सेट आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम, मैंने पहले ही बताया कि ये एम सेट करता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ हमें करना क्या है वो सेट करता है। और उसके बाद आइडेंटिफाइज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दिस एम, और कौन करेगा। मैंने बताया इसमें 3 सेक्शन होते हैं, क्या करना, कौन करेगा और कैसे करना। स्टेट हाउ द एम आर टू बी अचीव्ड, यानी कि ये अरेंजमेंट सेक्शन है, कैसे करना है। ये देखो आप यहाँ पे क्या करना और ये कौन करेगा और कैसे करेंगे। स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पॉलिसी होती है, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह के हजार्ड होते हैं, अलग तरह का वहाँ पे जगह होता है, इसके कारण जो है अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रहता है। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द पॉलिसी इन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल। तो उसके बाद आइए ये डिस्कशन का पार्ट है कि वाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन बी डिफरेंट, क्यों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों का सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट होता है, क्या रीज़न है। तो इसका आइए आंसर देखते हैं। क्योंकि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग खतरे होते हैं और उनका नेचर ऑफ वर्क अलग अलग होता है, इसके चलते जो है वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अलग अलग होता है। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है, वाई इज़ नॉट देयर ए प्रिस्क्राइब्ड वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू डेवलपिंग ए पॉलिसी। तो वाई इज़ नॉट देयर ए प्रिस्क्राइब्ड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू डेवलपिंग ए पॉलिसी, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वाई इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्यों पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट मतलब कि आप फिक्स नहीं करेंगे आपको करना क्या है, तब तक आप कैसे काम को कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फिक्स करना है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू ILO भी आपको पॉलिसी बनाना है, टॉप मैनेजमेंट का साइन होना चाहिए उसके ऊपर, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और वाई माइज 2 ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सिमिलर वर्क हैव डिफरेंट पॉलिसीज, सेम काम करें डिफरेंट पॉलिसी है, वो डिपेंड करता है। सेम काम करें तो हजार्ड सेम होगा, बट वहाँ का इंटेंशन क्या है, लोगों को क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये सारा चीज़ तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है होगा। इसके आंसर्स भी यहाँ दिए हुए हैं, आप इससे भी देख सकते हैं। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस। आर्टिकल 14 ILO रिकमेंडेशन R164 रिक्वायर्स एम्प्लॉय टू सेट डाउन इन राइटिंग पॉलिसी एंड अरेंजमेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो मैंने बताया था कि ILO भी रिकमेंड करता है कि आपको एक पॉलिसी आपको बनाना है, अरेंजमेंट रखना है, वेयर सर्कमस्टांसेस वारंटीड, जहाँ ज़रूरत हो इसकी, और इन रेडली अंडरस्टूड लैंग्वेज और मीडियम, और किसी भी वर्कर को ये समझ में आना चाहिए, यानी कि जो आपने SOP बनाया, जो अरेंजमेंट बनाया, जो टूल बॉक्स स्टॉक का फॉर्मेट भरना है, ये सारा चीज़ जो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अरेंजमेंट है, वो वर्करों को समझ में आना चाहिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उसके बाद द 3 पार्ट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, मैंने पहले ही बताया कि 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये। तो सेकेंड क्या होता है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन। थर्ड क्या, पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा इरादा क्या है, यानी कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन। और सेकेंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कौन करेगा, हु इज़ गोइंग टू डू इट, ये है। और थर्ड है अरेंजमेंट्स, यानी कि हाउ दे आर गोइंग टू बी डू इट, यानी कि व्हाट, हु एंड हाउ। ये 3 जो है इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं।
तो ये क्या करता है, सेटिंग ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्टिव, हमें करना क्या है ये सेट करता है। ओवरऑल हमें क्या करना है, 0 एक्सीडेंट हमें चाहिए, या सभी एम्प्लॉय जो है हमें ट्रेनिंग होना है, ये सारी चीज़ उसमें एक ही पॉइंट नहीं रहता है, उसमें और भी पॉइंट रहते हैं, उसमें ऐड किया जाता है। कंप्लाई विथ लॉ, और ये कंप्लाई करने के लिए जो भी जैसे ILO का जो गाइडलाइन था कि आपको बनाने ही बनाने हैं, उस तरह से आपके लोकल जो गवर्नमेंट है उसका भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको पॉलिसी रखना है। अचीविंग स्टैंडर्ड्स, इसमें रहता है कि हमें किस तरह का स्टैंडर्ड अचीव करना है। रिमाइंड्स वर्कर्स एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑल लेवल पे, इसमें पॉलिसी में मेंशन रहता है। एंड साइंड एंड, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा लिखा हुआ है अगर पॉलिसी में, यानी कि सारे लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना है। उसके बाद साइंड एंड डेटेड बाय मोस्ट सीनियर पर्सन, ये जो मोस्ट सीनियर पर्सन कौन होता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO, ये सब टॉप के लोग होते हैं, सबसे कंपनी में टॉप में रहते हैं, तो उनके द्वारा पॉलिसी साइन होना चाहिए, क्योंकि वही साइन करेंगे तभी तो इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए। और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। और साथ में रेगुलर रिव्यू होना चाहिए, ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि पॉलिसी हमारे अनुसार फिट बैठ रहा है कि नहीं है, इसमें कुछ अपडेट की आवश्यकता तो नहीं है। तो जनरली एवरी 1 ईयर पे तो पॉलिसी अपडेट करना ही चाहिए। बट अगर कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कुछ प्रोसेस चेंज हो रहा है, कुछ जो भी कुछ किसी तरह का चेंज आ रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको उस समय भी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद जो है सेटिंग ए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया इसके पहले वाले में कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है, सेटिंग ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, किसमें, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में, पॉलिसी के फर्स्ट पार्ट में। तो अब सवाल ये आता है कि हम ऑब्जेक्टिव को सेट कैसे करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में सेट करने के लिए ये स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि SMART, S मतलब स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल होना चाहिए, A मतलब अचीवेबल होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो स्पेसिफिक क्या होगा, ये क्लियरली डिफाइन होना कि करना क्या है। जैसे हमें अगले साल तक एक्सीडेंट, हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में 4 है तो अगले साल तक इसको 2 करना है, तो ये क्या है, एक क्लियर है, स्पेसिफिक है, हमें करना है ये। साथ में प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज जैसे मैंने बताया 4 को 2 करना है। मेजरेबल क्या है, जिसको हम मेजर कर सकें, यानी कि सपोज एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट हमारे पास अगर मान लेते हैं 1 है, तो अगले साल ये 0.2 हो जाएगा, ये क्या है, मेजर कर पा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हमें इस साल फेटल एक्सीडेंट 5 हुआ, अगले साल हमको 2 पे ही रखना है। इस तरह का जो भी क्वांटिटेटिव है उसको हम लोग, ये क्या होता है, हमारा मेजरेबल होता है, और टुवार्ड ए टारगेट्स, और इसको क्वांटिफाइड कर सकते हैं। तीसरा जो अचीवेबल है, यानी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो अचीव नहीं हो सके, यानी कि हमें साइट पे एकदम 0 एक्सीडेंट चाहिए, तो 0 एक्सीडेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, बट 0 एक्सीडेंट ये अचीवेबल नहीं होता है। तो इट कैन बी, ऐसा होना चाहिए कि जो कि इसको किया जा सके, यानी कि हम एक ऐसा टारगेट रखेंगे जो रियलिस्टिक हो। जैसे मैंने बताया 4 से 2 करना, ये रियलिस्टिक हो सकता है, बट ऐसा कि मतलब कुछ नहीं होगा, किसी को फर्स्ट एड भी नहीं होगा, तो ये जो है हम एम हमारा रख सकते हैं, बट इस तरह का हम टारगेट अलग अलग जो है सेट करेंगे। रिजनेबल होना चाहिए, यानी कि विद इन टाइम स्केल, यानी कि हमें करना तो है लेकिन कब करना है अगर ये पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे। यानी कि टाइम स्केल, जैसे हमने 1 साल में ये काम कर लेना है, हमें 3 मंथ में ये काम कर लेना है, इस तरह का टाइम बाउंड होना चाहिए, और उसके अनुसार रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए उसके अनुसार, ताकि किया जा सके। टाइम बाउंड जो है डेडलाइन एक इसकी होनी चाहिए, और एक टाइम स्केल होना चाहिए कि विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक, इस तरह से कर लेना है। तो रिव्यू ऑफ ऑल 48 रिस्क असेसमेंट, जैसे 48 रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है, कितने, विद इन 12 मंथ पीरियड। ये क्या है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें देखो आप 48 रिस्क असेसमेंट क्लियर है, कितने दिन में करना है, 12 मंथ में करना है, तो ये रियलिस्टिक भी है, एक दिन में, एक घंटे में, 1 मिनट में नहीं कर सकते। तो इस तरह से रियलिस्टिक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो है सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में हम ये ध्यान देते हैं, इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, जब हम ऑब्जेक्टिव जो हम तैयार करते हैं तो हमें करना क्या है, तो उस समय क्या कंसीडर करना चाहिए कि हु इज़ गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव, कौन सेट कर रहा है, वो आदमी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसको। हाउ ऑब्जेक्टिव विल बी सेट एट ईच फंक्शनल लेवल, और सारे फंक्शनल लेवल पे हर एक लोगों को जो है इसके लिए अवेयर होना चाहिए, और उसके साथ जो है लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट, क्या जो हम
ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो लीगल अदर रिक्वायरमेंट जो है हमारे उसमें मैच हो रहा है कि नहीं, उसके अनुसार है कि नहीं, और हजार्ड एंड रिस्क कैसा है, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, एंड व्यू ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। ये सारा पॉइंट एक बार कंसिडर करना चाहिए जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करने जा रहे हैं। तो ये कुछ ग्रुप एक्सरसाइज है जो कि टारगेट्स में बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू शो कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट। तो क्या टारगेट जो है इंक्लूड होना चाहिए, व्हाट टारगेट कुड बी इंक्लूडेड, जनरल एग्जाम्पल ओनली नीडेड। कौन सा टारगेट उसमें इंक्लूड करना चाहिए अगर हम हेल्थ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में। तो मैंने आपको बताया थे टारगेट जैसे क्या होगा। टारगेट जैसे एक्सीडेंट रेट रिडक्शन, यानी कि मैं बताया कि LTI फ्रीक्वेंसी रेट ज़्यादा है, अभी अगले साल कम कर देंगे, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस एब्सेंस, इस बार ज़्यादा एब्सेंट आ रहा है सेफ्टी को लेके, तो अगली बार इसको कम कर देंगे। उसके बाद एक्टिव मॉनिटरिंग पार्टिसिपेशन, यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग में जैसे ऑब्जर्वेशन या जो भी इंस्पेक्शन है उसमें लोगों को शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ट्रेनिंग वगैरह है, ज़्यादा लोगों को करवाएंगे, इस सब क्या है हमारा एक टारगेट हो सकता है। और डिलीवरी ऑफ की ऑब्जेक्टिव जैसे रिस्क असेसमेंट, डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारे चीज़ जो है हमारे टारगेट हो सकते हैं जो कि हम इंक्लूड करते हैं उसमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की होगी। तो आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड ऑफ द, ये सेकेंड पार्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का। तो आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है। चार्ट मैं अब अगले से दिखाता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इस तरह का, कि कौन ऊपर में रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, इस तरह का चेन ऑफ कमांड रहेगा। और उसके बाद आइडेंटिफाइज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ, हर एक आदमी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईएलओ ने भी ये देखा कि आईएलओ ने वर्कर का, एम्प्लॉयर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पढ़ाया था पिछले एलिमेंट में, वो सारा चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। और अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग आप कंसीडर कर सकते हैं, बना सकते हैं उसी के अनुसार। उसके बाद जो है यूजुअली इंक्लूड एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप देखेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता ही होता है। और सोज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, और साथ में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कोई एक्सीडेंट होगा किससे कम्युनिकेट करेगा, किससे बात करेगा, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कौन रिपोर्ट करेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी किसको एडवाइस देगा, ये सारा चीज़ जो है। आइए इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देख के समझते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे में है डायरेक्टर्स, उसके नीचे में है मैनेजर्स, उसके नीचे में है सुपरवाइजर्स, और उसके नीचे में है एम्प्लॉय। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक के लेवल, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र जो है सबसे साइड में है यहाँ पे, और ये सबको क्या कर रहे हैं हर एक लेवल पे। कितने लेवल है इसमें, 1 2 3 4 और ये 5 लेवल है। और ये पाँचों लेवल पे क्या कर रहे हैं, उसे एडवाइस दे रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, और साथ में मॉनिटर भी कर रहे हैं। ये सबसे नीचे में एम्प्लॉय जो हैं, यानी कि ये फीडबैक भी दे रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। ऊपर में आप जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये फीडबैक है, ऊपर में फीडबैक जा रहा है। और ऊपर जो क्या है, ऊपर से कमांड आ रहा है। ये आप जो कलर है आप देख रहे हैं ऊपर से ये कमांड आ रहा है सबको, यानी कि ऊपर से जो कहा जाएगा वो नीचे वाले को करना है। और ये नीचे वाले जो है ग्रीन कलर में, ऑरेंज जो कलर में है, ये सबको फीडबैक दे सकते हैं क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये फीडबैक ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि नीचे से फीडबैक, यानी कि 5th लेवल से फीडबैक जो है ये 1st लेवल को जाता है। तो इस तरह से जो है ये लेवल है। और ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आइए और देखते हैं डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर CEO और MD। जैसे मैं बताया कि सबसे ऊपर जो है होते हैं क्या है, CEO और MD, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। तो इन्हीं की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होता है, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी अगर मैनेज नहीं हो रहा तो यही रिस्पॉन्सिबल हो गए, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही, लेकिन कोई इन्हीं को पकड़ेगा, यही वहाँ के लीगल पर्सन होते हैं। उसके बाद जो है मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, यानी कि हर दिन जो है सेफ्टी को मैनेज करना है। और ऑल एम्प्लॉयज़ जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली, और हर एक एम्प्लॉय जो है सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है। और कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि फर्स्ट एडर, फायर मार्शल, ये भी
वहाँ पे सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं, और स्पेशलिस्ट यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर जो हर एक लेवल पे एडवाइस दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस टू सपोर्ट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर सारे लोगों का एक जैसा नॉलेज नहीं होगा, तो कोई एक्सपर्ट होगा तो हर एक लेवल पे उसे एडवाइस दे पाएगा, देखो आप ऐसे करोगे ये अच्छा है आपके लिए, इस तरह से और सेफ्टी इम्प्रूव होगा। उसके बाद अरेंजमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए हमारे पास, मैंने बोला कि कैसे करना है। पहला क्या था, व्हाट, उसके बाद कौन करेगा, हु, उसके बाद हमारे पास था हाउ, कैसे करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज कैसे करेंगे, तो हमने तो टारगेट रख लिया कि एक्सीडेंट रेट को कम करना है, लेकिन कैसे करेंगे, इसके लिए हम कैरी आउट रिस्क असेसमेंट करेंगे, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग यानी कि सबको ट्रेनिंग देंगे, और साथ में एक्सीडेंट एंड नियर मिस को रिपोर्ट करेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, तभी तो जाके एक्सीडेंट कम हो पाएगा। उसके बाद कंसल्टेशन विथ वर्कर से बात करेंगे, भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन है, उनसे कंसल्ट करेंगे, और डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, और वहाँ पे एक एसओपी डेवलप करेंगे, एक प्रोसीजर डेवलप करेंगे कि इस तरह से काम करो तो आप सेफ्टी ज़्यादा मेंटेन होगा। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविज़न देंगे वहाँ पे, ताकि जो है किसी को चोट लगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और वेलफेयर होने से सब लोग अच्छे से काम करेंगे, किसी तरह का ड्रिंकिंग वाटर वगैरह फैसिलिटी हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, आग अगर वहाँ पे लगने का चांस है तो उसके लिए फायर सेफ्टी और प्रिवेंशन के वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, स्प्रिंकलर वगैरह रखेंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर वहाँ पे डेवलप करेंगे, जिससे कुछ इमरजेंसी हुआ है तो हम हैंडल कर पाएँ। और उसके बाद जो है कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि ये सब हो रहा है कि नहीं है, और इसको ऑडिट करेंगे कि भाई ये सारा जो अरेंजमेंट जो हमने लगाया वो सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो है फंक्शन कर रहा है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग ऑडिट करते हैं। और ये जो है अरेंजमेंट ये डिफ़र कर सकता है अलग कंपनी टू कंपनी, क्योंकि हर एक कंपनी में आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के वहाँ खतरे होते हैं, उसके रिस्क होते हैं, उसके कंसिक्वेंस होंगे, तो कंपनी टू कंपनी अरेंजमेंट वेरी करता है। जो पेट्रोलियम है वहाँ पे अलग तरह का होगा, जो शिप वाले हैं उनका अलग होगा, जो ऑनशोर ऑफशोर जैसे कंपनियाँ होती है उनके लिए अलग है, स्टील प्लांट में अलग है, सीमेंट में अलग है, फर्टिलाइज़र में, ये सारे अरेंजमेंट आप देखेंगे अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है। आइए, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, आपको ये करना है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड्स, राइट डाउन मैनी एज यू थिंक of which you believe should be included in arrangement section of health and safety policy। तो कुछ और अरेंजमेंट अगर आपके दिमाग में है तो आप जो है इसे लिखिए, ताकि आपका और नॉलेज हो कि किस तरह का और अरेंजमेंट हम कर सकते हैं साइटों पे। आइए कुछ और आगे देखते हैं। तो स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि किसी को अकेले और भी अरेंजमेंट, जो मैं बताया कि और भी अरेंजमेंट है, इसमें कुछ और भी ये भी शामिल हो सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ इस तरह का है कि नहीं। जैसे किसी को अकेले काम नहीं करने देना है, अकेले काम करने से क्या है, उसको कुछ प्रॉब्लम है पता नहीं चलेगा, तो इसलिए लोन वर्किंग जो है ये क्या है, अपने आप में एक रिस्क है। नॉइस एक्सपोजर कंट्रोल, जहाँ नॉइस है वहाँ एक्सपोजर कंट्रोल, इस तरह का अरेंजमेंट वहाँ पे होगा। वाइब्रेशन एक्सपोजर कंट्रोल, यानी कि जहाँ पे जिस कंपनी में वाइब्रेशन है वहाँ पे तो ये अरेंजमेंट होंगे। कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल, जहाँ जहाँ टॉक्सिक मटेरियल अगर किसी कंपनी में निकल रहा हो तो वहाँ इसका भी अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ क्राउड्स, यानी कि जहाँ कहीं पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारे पब्लिकों का भीड़ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, इस तरह का, वहाँ भी हम अरेंजमेंट उस तरह का रखना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क, जिस कंपनियों में लॉजिस्टिक वगैरह का काम है, सप्लाई चेन का काम है, वो दूर दूर तक मटेरियल भेजता है, तो उसको ये भी मैनेज करना, उसके लिए अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। स्पेसिफिक हेल्थ सर्विलेंस रिक्वायर्ड, जहाँ भी कहीं ज़्यादा नॉइस में है, ज़्यादा वाइब्रेशन में है, उनको हेल्थ मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, यानी कि सर्विलेंस करना पड़ेगा। और कहीं किसी कंपनी में अगर वेस्ट डिस्पोजल निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है वहाँ पे, तो उसके डिस्पोजल का भी अरेंजमेंट बना के रखना पड़ेगा, यानी कि कहाँ क्या वेस्ट निकल रहा है, कहाँ इसको डंप करना है या कैसे इसको रीयूज़ करना है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ में हाउ कैन पॉलिसी बी इफेक्टिव कम्युनिकेटेड, अब बात है कि पॉलिसी को कैसे लोगों को कम्युनिकेट करें अच्छे से, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, और व्हेन शुड इट बी रिव्यूड, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट कैसे करेंगे पॉलिसी जो है, कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसको डिस्प्ले कर देंगे हर जगह, और साथ में सबको इसकी कॉपी दे देंगे
जहाँ जहाँ ऑफिस वगैरह है वहाँ डिस्प्ले होगा, जहाँ जहाँ पोस्टर डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से हम साथ में उसको ट्रेनिंग में इंक्लूड रखेंगे कि हाँ ट्रेनिंग में किसी को भी बताना ही है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इसे कौन कौन पॉइंट है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों को। और व्हेन शुड इट बी रिव्यूड, कब रिव्यू करना है, ये रिव्यू तभी करना चाहिए जब किसी तरह का चेंजेस हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और नहीं तो नॉर्मली 1 साल पे तो रिव्यू करना ही चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो हमारा अभी काम चल रहा है उसके अनुसार ये रिलेवेंट है कि नहीं। आइए देखते हैं रिव्यू पॉलिसी कब रिव्यू करना चाहिए। यहाँ पे तो रिव्यू तब करना चाहिए जब कोई चेंज हो। तो चेंज किस में हो, तो कोई पर्सनल चेंज हो गया, बहुत सारे लोग चेंज हो गए, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो गया जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में बताया था, प्रोसेस चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, लेजिस्लेशन चेंज हो गया, ये किसी तरह का चेंज हो गया तब भी करना है। फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया यानी कि हमारा अरेंजमेंट सही से नहीं है और अच्छे से अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन, किसी तरह का एक्शन हो गया कंपनी के ऊपर यानी कि हम लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आफ्टर एन ऑडिट, अगर ऑडिट कहता है कि नहीं आपको चेक करना चाहिए तो करना है, बहुत ज़्यादा उसमें नॉन कॉन्फर्मिटी आ रहा है ऑडिट में। आफ्टर वर्कर कंसल्टेशन, यानी कि वर्कर से बात करें, ज़्यादा वहाँ पे लग रहा है कि इस तरह का रिस्क है, वर्कर सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ये अरेंजमेंट इफेक्टिव नहीं है, तब भी कर सकते हैं। और पासेज ऑफ टाइम एनुअली, यानी कि एवरी अगर कुछ नहीं होता है ऊपर में तो एनुअली 1 साल में तो एक बार रिव्यू करना चाहिए। आइए देखते हैं एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, व्हाट आर द 3 की पार्ट्स टू ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 पार्ट कौन कौन हैं, तो 3 पार्ट इसके, पहला जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कि हमें बताता है कि हमें क्या करना है, और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग होता है जिसमें हम जानते हैं कि हमें कैसे करना है, और उसके बाद जो है सबसे जो लास्ट सेक्शन होता है वो है अरेंजमेंट, यानी कि कैसे करना है, उसके लिए हम लोग अरेंजमेंट सेट करते हैं। और सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका इसमें जो दिया हुआ है कि व्हाट टाइप्स ऑफ टारगेट माइट बी रेफरेंस्ड इन द पॉलिसी एंड वेयर, तो किस तरह का टारगेट इसमें हो सकता है। तो टारगेट मैंने बताया, जैसे पॉसिबल टारगेट्स में भी एक्सीडेंट रेट को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसके बाद एक्टिव मॉनिटरिंग हो सकता है, जैसे सक्सेसफुली कंप्लीट ए नंबर ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, जैसे सक्सेसफुल कंप्लीशन 90% ऑफ ऑल द सुपरवाइजर सेफ्टी इंस्पेक्शन ओवर ए ईयर, कंप्लीशन ऑफ की एक्टिविटीज, डिलीवरिंग ट्रेनिंग, ये सारे क्या हैं, इंगेजिंग वर्क ऑन बेंचमार्किंग एजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, हम टारगेट सेट करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो ये आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और आइए देखते हैं कि हम इस पूरे मॉड्यूल में पूरे एलिमेंट में हमने क्या क्या सीखा। तो इन दिस एलिमेंट वी हैव लुक्ड एट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो ILO के द्वारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसके एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा। इसके एलिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें पहला जो एलिमेंट था पॉलिसी था, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, तीसरा प्लानिंग, और चौथा इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिट। ये इम्पोर्टेंट होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जो है इसको अच्छे से ज़रूर एक बार देख ले। और आउटलाइन द ISO 45001 का, इसमें इसके कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो इसके एलिमेंट ये हैं, कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, उसके बाद वर्कर पार्टिसिपेशन, प्लानिंग, सपोर्टिंग, और ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ये उसके पार्ट थे। उसके बाद हम नेक्स्ट में हमने क्या सीखा, आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हमने देखा कि वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी विच सेट्स आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम, जो कि सेट करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एम क्या है, करना क्या चाहते हैं विथ रिगार्ड्स टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दोज एम, और कौन करेगा, कौन अचीव करेगा, एंड हाउ द एम आर टू बी अचीव्ड। ये हमने सीखा पॉलिसी में कि 3 पार्ट हो गए थे उसके। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया किसके बारे में, तो उसके तीनों पार्ट यानी कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एंड अरेंजमेंट सेक्शन, ये तीनों को हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया।
और उसके बाद हमने क्या देखा कि नोटेड दैट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैव टू बी रिव्यूड। ये कब रिव्यू करना चाहिए, तो ऑर्डर टू स्टे करेंट एंड रिलेवेंट हो, इसके लिए हमें इसे रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट पीरियोडिकली इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस, यानी कि या तो एक खास समय पे चेंज करना चाहिए, किसी तरह का चेंज हो तब उसे रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज उसे एनुअली रिव्यू करना चाहिए। तो इस एलिमेंट में हमने ये सारे पॉइंट जो है हमने सीख लिए। तो आई होप आपको इस पूरे एलिमेंट पढ़ने के बाद आपको काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। अगर आप रियली में आपको लगा हो कि कहीं आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी उनका भी नॉलेज बढ़े, और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।